हेलो नमस्कार साथियों, मैं गौरव आपके अपने परिवार पाठशाला विद गौरव में आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि आज है 25 नवंबर 2020 और 25 नवंबर 2020 के जितने भी करंट अफेयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उन सभी क्वेश्चंस को इस सेशन में डिस्कस करेंगे। और इसके साथ साथ में जो साथी इस चैनल पे बिल्कुल नए हैं वो आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसके साथ साथ बेल आइकन भी साथ में दबा लें, जिससे कि आप लोगों को डेली की डेली अपडेट इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को मिलती रहे। ठीक है, आई थिंक आप लोगों को यहाँ तक चीज़ें समझ में आ गई होंगी, आप लोगों को कैसे किस तरीके से आगे बढ़ना है। और जैसा कि मैंने पता आप लोगों को टैगलाइन दी है कि अब करंट अफेयर पढ़ना हुआ आसान छपेगा आपके दिमाग में, तो इसके लिए मैंने आपको क्यों दिया है ये चीज़ मैंने कई बार आप लोगों के साथ में डिस्कस किया हुआ है कि आप लोगों को सबसे पहले नंबर पर एक वीडियो के माध्यम से, इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को चीज़ों को पहले पूरी चीज़ों को समझना है। इसके साथ साथ में आप लोगों को पीडीएफ जो टेलीग्राम चैनल है वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिएगा और इसके बाद में वहाँ से रिवीजन कीजिएगा। फिर इसके बाद आपको करंट अफेयर पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसीलिए मैंने इस टैगलाइन को दिया है कि छपेगा आपके दिमाग में। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि मशीन से छप जाएगा, वो मेहनत आपको ही करनी पड़ेगी। ठीक, तो ज़्यादा देर ना करते हुए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि हमारा फर्स्ट प्रश्न कौन सा है। फर्स्ट प्रश्न है, सुधा मूर्ति को मिला लाल बहादुर शास्त्री पुरस्कार। सुप्रसिद्ध परोपकारी और विपुल लेखिका सुधा मूर्ति को परोपकारी कार्यों में उत्कृष्टता के लिए 21वें लाल बहादुर शास्त्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। उन्हें 21 नवंबर 2020 को उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू द्वारा सम्मानित किया गया था। आवासीय समारोह में लाल बहादुर शास्त्री इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अध्यक्ष अनिल शास्त्री ने भी भाग लिया था। अब यहाँ पे देखो, इस क्वेश्चन के मुख्य फैक्ट को समझ लेते हैं कि हम यहाँ पे बात कर रहे हैं किसकी। यहाँ पे बात हो रही है लाल बहादुर शास्त्री यहाँ पे पुरस्कार की बात हो रही है। ठीक है, और ये अभी हाल ही में सुधा मूर्ति को मिला है। बात समझ में आ गई। कहने का मतलब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे बात हो रही है लाल बहादुर शास्त्री जो पुरस्कार है वो अभी हाल ही में किसको दिया गया है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सुधा मूर्ति को यहाँ पे लाल बहादुर शास्त्री पुरस्कार दिया गया। अगर आपसे ये भी पूछ लेता है कि ये जो पुरस्कार है ये कौन से नंबर का पुरस्कार दिया गया है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 21वां इसका ये पुरस्कार दिया गया। 21वीं इसका सीरीज था या 21वें नंबर का ये पुरस्कार जो था ये दिया गया। ठीक है, आई थिंक समझ में आ गया और आप लोगों को मुझे बताने की जरूरत नहीं कि लाल बहादुर शास्त्री कौन थे। ठीक है, सभी लोगों को ये बात पता होगी। ठीक, तो जो चीज़ आप लोगों को नहीं पता है या जो चीज़ बताने के लायक है उस क्वेश्चन को या उस पॉइंट को यहाँ पे डिस्कस जरूर करेंगे। इसके साथ साथ अगर हम यहाँ पे बात करें, यहाँ पे बात हो रही सुधा मूर्ति की, तो आप लोगों को ये भी पता होना चाहिए कि ये क्या परोपकारी से मतलब समझ रहे हो, परोपकारी से मतलब है किसी के यानी कि हमेशा सभी की हेल्प करना और सभी की बातों को सुनना और उसके साथ साथ में उनके चीज़ों को सही तरीके से प्रेजेंट करना, ये होता परोपकारी का मतलब यहाँ पे। ठीक है, इसके साथ साथ में ये विपुल लेखिका भी रही हैं। बात समझ में आ गया। तो कहने का तात्पर्य यहाँ पे क्या हुआ कि ये कौन थी, ये लेखिका के रूप में ये काम करती थी। अगर इसके साथ साथ में और हम बात करें तो आप लोगों को क्या याद रखना है, 21 नवंबर को ये कब पुरस्कार इनको प्रदान किया गया, 21 नवंबर को। ये चीज़ भी आप लोगों को याद रखना। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि आखिर ये जो पुरस्कार दिया है ये किसने सम्मानित किया, तो आंसर क्या हो जाएगा, वेंकैया नायडू द्वारा ये पुरस्कार इनको दिया गया। ये भी याद रखना। अब देखो कैसे आप लोग याद रखोगे, थोड़ी सी ट्रिक है, आप इसके माध्यम से याद रखें। भाई ये पुरस्कार कब दिया गया, 21 नवंबर के दिया गया और कौन से नंबर का पुरस्कार दिया गया है, तो 21वां यहाँ पे पुरस्कार हो जाएगा। तो ऐसे भी आप इसको कनेक्ट करके इसको याद रख सकते हो। ठीक है, क्योंकि एग्जाम में जब आप ऐसे पूछ लिया गया, वहां पे ऐसे पूछ लिया जाएगा लाल बहादुर शास्त्री 21वां पुरस्कार जो अभी दिया गया है ये कौन सी तारीख को दिया गया, कौन सी डेट को दिया गया, तो आंसर क्या हो जाएगा, 21 नवंबर 2020 को ये दिया गया है। किसने दिया है, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू द्वारा ये सम्मानित किया गया। इसके साथ साथ में अगर हम और बात करें तो यहाँ पे मैनेजमेंट के जो अध्यक्ष थे, कहाँ के, लाल बहादुर शास्त्री इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के, वहाँ पे अनिल शास्त्री भी यहाँ पे मौजूद थे। तो ये भी आप लोगों को पॉइंट याद रखना है। और ये फोटो में आपको दिखा होगा कौन है, सुधा मूर्ति है इनका नाम है। ठीक है, इनको अभी कौन सा पुरस्कार दिया गया, लाल बहादुर शास्त्री यहाँ पे पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, और इसके साथ साथ में कल आप लोगों का सेशन नहीं हो पाया था किसी प्रॉब्लम की वजह से, तो आप लोग परेशान मत होइएगा। वो सेशन संडे को पूरा एक मैं सीरीज स्टार्ट करने जा रहा हूं कि आपको पूरे सप्ताह का जो रिवीजन है, जो क्वेश्चन छूट जाएंगे या जो सच में जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होंगे एग्जाम पॉइंट पे, वो भी क्वेश्चन आपको संडे के सेशन में स्टार्ट करने वाला हूं। जल्दी वो सेशन आपका आई थिंक 3 से 4 दिनों के बाद में अंतराल में स्टार्ट कर दिया जाएगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पे बात हो रही है, असम पर्यावरण और वन विभाग पार्क बनाएगा। असम में पर्यावरण और वन विभाग 1000 प्रजातियों को पेड़ पौधे लगाकर एक पार्क बनाने की परियोजना को लागू कर रहा है। ऊपरी असम के जिलों में परियोजना को पूरी तरह से चल रही है, जिसमें गोलाघाट, तिनसुकिया शामिल है। यह परियोजना क्षतिपूरक
वनीकरण कोष प्रबंधन और योजना प्रबंधन CAMPA योजना के तहत क्रियान्वित की जा रही है। अब देखो यहाँ से मुख्य फैक्ट को समझ लेते हैं। सबसे पहले नंबर पे आप लोगों को याद रखना, देखो मेरा पढ़ाने का थोड़ा सा तरीका अलग है, इससे कि आप लोगों को मैं टुकड़ों में पढ़ाने का काम करता हूँ, कि जिससे कि क्या होता है कि क्वेश्चन जो है, जो एग्जाम में क्वेश्चन है वो आप वहाँ पे टैकल कर पाएँ कि क्वेश्चन को कैसे हमें उन चीज़ों को पकड़ना है या कौन से पॉइंट को पकड़ना है। तो यहाँ पे बात हो रही है किसकी, पर्यावरण और वन पार्क। बात समझ में आ गई। कहने का मतलब यहाँ पे क्या है, पर्यावरण और वन विभाग पार्क यहाँ पे बनाएगा, और ये पार्क कहाँ पे बनाएगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, असम यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहीं पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे करीब 1000 प्रजाति हैं, 1000 किसकी प्रजाति, पेड़ों की यहाँ पौधे लगाकर एक पार्क बनाने की परियोजना को लागू किया जा रहा है। समझ में आ गया। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि अभी हाल ही में पर्यावरण और वन विभाग द्वारा जो पार्क बनाया जा रहा है ये कहाँ पे बनाया जा रहा है, तो आंसर क्या हो जाएगा, असम इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगर हम इसकी बात करें कि ये जो परियोजना है, ये जो परियोजना बनाई जा रही है, ये कहाँ पे आपकी कहाँ पे चीज़ें की गई हैं, गोलाघाट और तिनसुकिया में यहाँ पे क्या है, ये सुविधा यहाँ शामिल की गई है। ठीक है, इसके साथ साथ में अगर हम बात करें तो ये परियोजना जो है क्षतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन, ठीक है, और इसके साथ साथ में क्या है, कैंपा योजना के तहत ये क्रियान्वित की जा रही है। ठीक है, तो आई थिंक आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है पर्यावरण और वन विभाग पार्क अभी हाल ही में कहाँ पे बनाने की घोषणा की गई है, तो आंसर क्या हो जाएगा, असम इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि इसमें कितनी प्रजातियां लगाई जा रही हैं, तो आपको आंसर क्या देना, 1000 प्रजातियां यहाँ पे पेड़ों की नई प्रजातियां यहाँ पे लगाई जा रही हैं। ठीक है, जो और कुछ ऐसी प्रजातियां भी साथ में लगाई जा रही हैं जो क्या नाम विलुप्त होने जा रही हैं, मतलब उनका यूजेस बहुत कम हो गया है, उनका लोग देख रेख कम करते हैं, तो वो प्रजातियां जिस तरीके से क्या नाम जीव में है इसी तरीके से आपका इसमें हो जाएगा। ठीक है, आई थिंक यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं, अगला क्वेश्चन यहाँ पे दे रखा है, दिल्ली क्राइम ने एमी अवार्ड में शीर्ष पुरस्कार जीता। यहाँ पे भारतीय कनाडाई निर्देशक रिची मेहता द्वारा अभिनीत नेटफ्लिक्स की भारत मूल संग्रह दिल्ली क्राइम के 48वें अंतर्राष्ट्रीय एमी अवार्ड सर्वश्रेष्ठ ड्रामा सीरीज सम्मान मिला है। यहाँ पे इस श्रृंखला में 23 वर्षीय फिजियोथेरेपी इंटर्न का मामला सामने आया है, जिसका 16 दिसंबर 2000 को रात चलती बस में अपहरण और सामूहिक बलात्कार किया गया था। यह शो साल 2019 में रिलीज किया गया था। अब देखो यहाँ पे बात कर लेते हैं, जैसा कि आप लोगों को पता है कि इस टाइम पे ये जो हो गया, ये अगर प्रेजेंट टाइम की बात करें तो डिजिटल जो OTT प्लेटफॉर्म है, OTT मतलब समझ रहे ऑनलाइन जो आपके टेलीविज़न है, वो बहुत तेज़ी से क्या कर रहे हैं, अग्रसर कर रहे हैं। उसी के तहत क्या है, एक आपकी क्या बोलते हैं OTT प्लेटफॉर्म है, उसका नाम आप लोग जानते होंगे, उसका नाम क्या है, नेटफ्लिक्स है। बात समझ में यहाँ पे आ गई। कहने का मतलब क्या है, उसका नाम क्या है, नेटफ्लिक्स है। अब यहाँ पे जरा समझ लेते हैं कि आखिर यहाँ पे हमें बताने का मतलब यहाँ पे क्या हुआ। देखो समझो, सबसे पहले नंबर पर आपको क्या है कि अगर यहाँ पे बात करते हैं एमी अवार्ड की, बात किसकी हो रही है, यहाँ पे एमी अवार्ड की बात हो रही है, तो ये अभी दिल्ली क्राइम क्या है, एक तरीके की वेब सीरीज है, एक तरीका एक शो है, इसी को यहाँ पे एमी अवार्ड यहाँ पे पुरस्कार प्रदान किया गया है। बोलो यहाँ तक समझ में आया। मैंने क्या बताया, अगर आपसे पूछ लिया जाता है कि एमी अवार्ड कौन से शो को दिया गया है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, दिल्ली क्राइम बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपसे ये भी पूछ लेता है कि दिल्ली क्राइम जो शो था ये कौन से चैनल पे या कौन से OTT प्लेटफॉर्म पे यहाँ पे इसको शो किया जा रहा था, किस पे दिखाया जा रहा था, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, नेटफ्लिक्स इसका बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। बात समझ में आ गई। अगर यहाँ पे हम बात करें तो अगर इसके निर्देशक की बात करते हैं तो रिची मेहता इसके क्या है, निर्देशक। देखो होता क्या है, जब कोई मूवी हो गया, कोई सीरियल हो गया या आपका कोई वेब सीरीज होगा, उसको पुरस्कार दिया जाता है, तो उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं, जितनी भी चीजें होती हैं, वो आपसे एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, बात समझ में आ गया। तो आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा सकता है कि दिल्ली क्राइम के निर्देशक कौन है, तो आंसर क्या हो जाएगा, रिची मेहता यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। अगर यहाँ पे बात करें तो ये जो पुरस्कार प्रदान किए गए हैं, ये 48वें पुरस्कार यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार ड्रामा सीरीज के लिए सम्मान को मिला है। बात समझ में आ गई। यानी कि आपसे पूछा जाएगा एमी अवार्ड ड्रामा सीरीज का सम्मान अभी हाल ही में कौन से शो को दिया गया, तो आंसर क्या हो जाएगा, दिल्ली क्राइम इसका बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। अगर यहाँ पे बात करते हैं कि आखिर ये जो स्टोरी है, ये मतलब इनकी स्टोरी जो है वो किस पे बेस्ड है, तो उसको भी जरा समझ लेते हैं। यहाँ पे बात हो रही है कि एक 23 वर्षीय फिजियोथेरेपी इंटर्न का मामला है। कहने का मतलब क्या है कि 23 वर्षीय जो एक लड़की होती है उसका क्या, वो इंटर्न का मतलब यहाँ पे इंटर्नशिप कर रही होती है, और कौन सा, फिजियोथेरेपी का,
कोर्स कर रही होती है, उसी के दौरान क्या होता है, जिसका 16 दिसंबर 2012 को रात में चलती बस में अपहरण किया गया पहला, फिर उसका सामूहिक बलात्कार किया गया था। तो यही जो कॉन्सेप्ट है, यही जो कहानी है, इसी को वहाँ पे दर्शाया गया है कि किस तरीके की चीज़ें क्या पे वहाँ पे हुई थी, उन्हीं चीज़ों को यहाँ पे किया गया है। और अगर हम इसकी बात करें तो ये शो 2019 में यहाँ पे रिलीज हुआ था। आई थिंक आप लोगों ने, कई सारे साथियों ने इसको शो को देखा भी होगा, और जिन साथियों ने नहीं देखा है तो ये जो चीज़ें होती हैं आपको जागरूक करने के लिए चीज़ों को बनाया जाता है। बात समझ में आ गई? कहने का मतलब आपको पूरा, अब आपको क्वेश्चंस क्या क्या याद रखने वो उसको जरा समझ लेते हैं। सबसे पहला नंबर तो आपको क्या याद रखना है कि एमी अवार्ड है, ये आपका ऐसे पूछा जाए एमी अवार्ड किससे संबंधित है। पहला तो क्वेश्चन आपसे ही पूछा जाएगा एमी अवार्ड किससे संबंधित है, तो आप क्या बताओगे कि यहाँ पे ये फिल्म से संबंधित है या ड्रामा से संबंधित है। इसका आंसर ये भी हो सकता है। दूसरा यहाँ पे क्वेश्चन ये भी पूछ लिया जाएगा एमी अवार्ड अभी हाल ही में कौन से ड्रामा को दिया गया, तो आंसर क्या हो जाएगा, दिल्ली क्राइम को इसको दिया गया। निर्देशक की बात करें तो कौन है इसके, रिची मेहता इसके क्या हो जाएंगे, इसके निर्देशक हो जाएंगे। अगर आपसे पूछा जाए एमी अवार्ड अभी हाल ही में कौन से किए गए, तो आंसर क्या हो जाएगा, 48वें यहाँ पे आपके यहाँ पे अवार्ड प्रदान किए गए। ठीक है, और अगर इसकी स्टोरी की बात करें तो स्टोरी मैंने आपको पूरी बता दी है कि किस बेस पे स्टोरी बनी हुई है। और ये जो शो था ये 2019 में ये रिलीज किया गया था। तो आप लोगों को याद रखना है दिल्ली क्राइम जो शो था एमी अवार्ड इसको मिल गया है। तो स्टोरी मैंने बता दी है क्या हुआ था इसमें। ठीक है, आई थिंक आप लोगों को समझ में। और ये जो यहाँ पे दे रखे हैं ये दो करेक्टर यहाँ पे दिखेंगे कि आप कैसे किस तरीके से उन्होंने उस सीन को क्या नाम इन्वेस्टिगेट किया था, इसी के बारे में यहाँ पे बताएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हो, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है एलोन मास्क दुनिया के दूसरे सबसे अमीर व्यक्ति यहाँ पे बन गए हैं। एलोन मास्क दुनिया का दूसरा सबसे अमीर व्यक्ति बनने के लिए बिल गेट्स को पीछे छोड़ा इन्होंने है। उनकी नेटवर्थ 7.2 बिलियन डॉलर से बढ़ाकर 127.9 बिलियन डॉलर हो गई है। मस्क ने 2020 में अपने नेटवर्थ में 100.3 बिलियन डॉलर जोड़े थे, जो दुनिया के 500 सबसे अमीर लोगों को रैंकिंग वाले ब्लूमबर्ग प्लेटिनम इंडेक्स पर सबसे ज़्यादा है। यहाँ पे जनवरी 2020 में उन्होंने 35वां स्थान यहाँ पे पाया हुआ। अब देखो यहाँ पे मुख्य फैक्ट को समझ लेते हैं। सबसे पहले नंबर पे आप लोगों को क्या रखना है कि ये है एलन मस्क। ठीक है, अब यहाँ पे बात हो रही है कि एलन मस्क जो यहाँ पे हैं ये दुनिया के दूसरे सबसे अमीर व्यक्ति यहाँ पे बन गए हैं। ये भी आप लोगों को बात याद रखनी है। कई सारे एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे पूछ लिया जाता है कि दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति कौन है, तो उनका आंसर क्या हो जाएगा, उनका आंसर हो जाएगा कौन, एलन मस्क। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अगर आपसे पूछ लिया जाए इससे पहले दूसरे नंबर पे कौन काबिज थे या कौन उनका स्थान था, तो आंसर क्या हो जाएगा, बिल गेट्स को इन्होंने क्या कर दिया है, पीछे छोड़ दिया। वो 3rd नंबर पे चले गए हैं और ये 2nd नंबर पे आ गए हैं। ठीक, यहाँ पे बात करते हैं तो इसी के साथ साथ इनकी जो पहले थी वो कितने बिलियन डॉलर थी, 7.2 बिलियन थी, और इसके बाद में अब कितनी हो गई है, 127.9 बिलियन यहाँ पे डॉलर इनकी क्या हो गई है, नेटवर्थ यहाँ पे हो गई है। बात समझ में आ गई है। इसके साथ साथ में अगर हम बात करें तो ये क्या है, सबसे अमीर रैंकिंग वाले में ब्लूमबर्ग सबसे ज़्यादा यहाँ पे है कौन, अगर आपसे पूछ ले जाए सबसे फर्स्ट नंबर पे कौन है, तो आंसर क्या हो जाएगा, ब्लूमबर्ग विलोनियस इंडेक्स सबसे ज़्यादा यहाँ पे प्रभावित यहाँ पे हुई हैं। और ये कितने 500 सबसे ज़्यादा अमीर लोगों की रैंकिंग में इन्होंने नाम भी पाया था। अगर इसकी बात करें तो ये जनवरी 2020 में इन्होंने 35वां स्थान यहाँ पे पाया था। ये भी आप लोगों को याद रखना है कि जब जनवरी 2020 की बात हो रही, जब ये रैंकिंग इसकी बनाई गई थी तब इन्होंने 35वां स्थान यहाँ पे पाया था। लेकिन अगर अभी जो यहाँ पे रैंकिंग जारी की गई है उसमें ये 2nd नंबर पे इन्होंने क्या है, अपना कब्जा जमा लिया है। तो ये भी आप लोगों को याद रखना है। और ये कौन है, एलन मस्क। यहाँ पे ये मस्क याद रखो या मास्क याद रखो, आपको केवल क्वेश्चन वहाँ पे याद रखना, आपको रिटन एग्जाम नहीं देना है कि मस्क और मास्क को आप कंफ्यूजन कर रहे हो। ठीक है, आगे बढ़ते हो, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है कि रविशंकर प्रसाद ने उमंग ऐप का अंतर्राष्ट्रीय संस्करण यहाँ पे लॉन्च किया है। केंद्रीय आईटी मंत्री रविशंकर प्रसाद उमंग ने 3 साल पूरे होने पर विदेश मंत्रालय के साथ उमंग का अंतर्राष्ट्रीय संस्करण यहाँ पे लॉन्च किया है। यह चयनित देशों जैसे यूएसए, यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूएई, नीदरलैंड, सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के उपलब्ध रहेगा। यह किसी भी समय सरकारी सेवाओं को लाभ उठाने हेतु विदेशों में रह रहे भारतीय अंतर्राष्ट्रीय छात्रों, अनिवासी भारतीय पर्यटकों की मदद करेगा। यह विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करेगा, भारतीय संस्कृति को बढ़ावा देगा। अब जरा इसको मुख्य फैक्ट को समझ लेते हैं। सबसे पहले नंबर पे आप लोगों को क्या याद रखना, देखो क्या होता है, करंट अफेयर तो कई सारे जगह से आप पढ़ रहे होंगे, लेकिन आप अगर 1 महीने तक इस चैनल के माध्यम से हमारे साथ अगर जुड़े रहते हैं तो आपको कुछ ना कुछ नया सीखने को जरूर मिलेगा। ठीक है, अब देखो समझ लेते हैं। सबसे पहले नंबर पे यहाँ पे बात हो रही उमंग के ऐप की, तो उमंग ऐप जरा समझ लेते हैं कि ये आखिर क्या है और किस बेस पे ये काम करता है। ठीक है, समझेंगे जरा इसमें। देखो सबसे पहले नंबर पे यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे जो
उमंग ऐप है ये ज़्यादातर जो काम करता है, ये जो फॉरेन में लोग रह रहे हैं, जो स्टूडेंट पढ़ाई कर रहे हैं और पढ़ाई करने के साथ साथ में उनको कोई किसी भी चीज़ से क्या है, उनकी संस्कृति को बढ़ावा देना है, वहाँ की देखरेख करना है, या जो भी चीज़ें हैं यहाँ पे, ये उमंग ऐप क्या है, जो फॉरेन कंट्री में यहाँ के इंडिया के लोग हैं वो पढ़ाई कर रहे हैं, वहाँ पे क्या होता है, इस ऐप के माध्यम से वो अपनी संस्कृति को याद रखते हैं। और इसके साथ साथ में क्या होता है कि जो इनके पर्यटक हैं उनको कई सारे लाभ यहाँ पे, कई सारी सुविधाओं को यहाँ पे इस ऐप के माध्यम से आप उठा सकते हैं। ठीक है, अगर हम यहाँ पे बात करें कि ये कौन कौन से देश हैं जहाँ पे ये उमंग ऐप है और जहाँ पे अगर आप रह रहे हो, इंडिया के जो छात्र वहाँ रह रहे हैं, तो कौन कौन सा, सबसे पहले नंबर पे यहाँ पे यूएसए की बात हो रही है, इसके बाद में यूके की, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूईई, नीदरलैंड, सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड क्या हो जाएगा यहाँ पे उपलब्ध ये रहेगा। बात समझ में आ गई, मैंने आपको बताया था। और इसके बाद में अब यहाँ पे बात करते हैं कि आखिर उमंग ऐप था, इसका अभी हाल ही में किसने क्या किया, लॉन्च किया, तो इसको जरा समझेंगे। ये पहले से था, ये भी आप लोगों को याद रखना है कि ये 3 साल पहले उमंग ऐप बनाया गया था और इसको लॉन्च भी किया था, लेकिन अब इसको दोबारा तरीके से अंतरराष्ट्रीय इसको संस्करण यहाँ पे दे दिया गया। अभी तक क्या था, अभी तक केवल उमंग ऐप था वो केवल इंडिया में ही था, लेकिन अब इसको नेशनल तरीके से इसको लॉन्च कर दिया गया है। तो ये लॉन्च किसने किया है, रविशंकर प्रसाद ने यहाँ पे लॉन्च किया है, जो आपके क्या है, केंद्रीय आईटी मंत्री यहाँ पे हैं। तो ये भी आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आप लोगों को आ गया होगा। और इसका क्या है, 3 साल इसके पूरे हो गए। कितने, 3 साल इसके पूरे हो गए हैं, समझ में आ गया। अब जरा मैंने आपको अभी बताया कि यह किसी भी समय सरकारी सेवाओं का लाभ उठाने विदेशों में रह रहे भारतीय अंतर्राष्ट्रीय अनिवासी भारतीयों और पर्यटकों की यहाँ पे मदद करेगा, ये भी याद रखना है। और ये विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करके भारतीय संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए इसको क्या किया गया, एक मॉडिफाई तरीके से इसको बनाया गया है। तो उमंग ऐप का अभी 3 साल पूरे हो गए। 3 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में क्या है कि जो हमारे आईटी मंत्री हैं कौन, रविशंकर प्रसाद ने, इन्होंने उमंग का अंतरराष्ट्रीय संस्करण यहाँ पे लॉन्च कर दिया है। तो गूगल प्ले स्टोर से आप जाके इस चीज़ को देख सकते हैं, यहाँ पे क्या क्या इसमें काम करेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पे बात हो रही है चक्रवात निवार। यहाँ पे बात हो रही चक्रवात निवार के 25 नवंबर को तमिलनाडु व पुडुचेरी तक पहुंचने की संभावना यहाँ पे जताई जा रही है। तो समझ लेते जरा क्या है यहाँ पे। सबसे पहले नंबर पे आप लोगों को क्या याद रखना है कि भारतीय मौसम विभाग ने उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ने वाले निवार नाम के संभावित चक्रवात के 25 नवंबर को कराईवाल और महाबलीपुरम में तमिलनाडु और पुडुचेरी तट पर पहुंचने का अनुमान यहाँ पे लगाया गया है। और मई में आए सुपर साइक्लोन अम्फान के बाद यह बंगाल की खाड़ी का दूसरा गंभीर चक्रवात है, जो बंगाल की खाड़ी के दक्षिण पश्चिम क्षेत्र में बनेगा। यहाँ पे इससे भारी बारिश होगी, तेज हवाओं के साथ यहाँ पे अत्यधिक सामान्य समुद्री परिस्थितियां बनेगी। इसे ईरान से निवार नाम दिया गया। अब देखो समझ लेते हैं, मैंने आपको पिछली क्लासेस में बताया है कि जिस तरीके से अंबार हो गया, चक्रवात हो गया, साइक्लोन हो गया, तो इनके क्या होते हैं कि जब ये उत्पन्न होते हैं, जब ये अपना जहाँ से इनसे सेंटर होता है वहाँ से इनका एक नाम दे दिया जाता है। जो साइक्लोन होते हैं, जितने भी चक्रवात हो, जितने भी तूफान होते हैं, उनको एक नाम दे दिया जाता है। ठीक है, समझ में आ गया। तो उसी तरीके से क्या है, ये निवार की यहाँ पे बात हो रही है। बात समझ में आ गई, किसकी बात हो रही है, निवार की यहाँ पे बात हो रही है। तो निवार एक नाम दिया गया, क्या एक चक्रवात है, उसको नाम दिया गया है। और ये बात हो रही है किसकी, तमिलनाडु और पुडुचेरी तक के पहुंचने की यहाँ की संभावना जताई जा रही है। कब, 25 नवंबर पे यहाँ पे क्या है, पहुंचने की संभावना जताई जा रही है। तो अगर हम यहाँ पे बात करें तो आप लोगों को क्या याद रखना है कि ये तमिलनाडु और पुडुचेरी तट पे पहुंचने की यहाँ पे बात हो रही है, किसकी, निवार चक्रवात। ठीक है, इसके साथ साथ में अगर हम बात करें इसकी, तो ये मई में आए सुपर साइक्लोन अम्फान के बाद, अभी आप लोगों को क्वेश्चन पूछ सकता है कि मई में जो चक्रवात आया था उसका नाम क्या था, उसका नाम क्या हो जाएगा, अम्फान। बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये भी याद रखना है कि ये कहाँ पे आया था, ये बंगाल की खाड़ी का दूसरा गंभीर चक्रवात है। बात समझ में आ गया। इसके साथ साथ में अगर हम बात करें तो ये दक्षिण पश्चिम क्षेत्र में भी बनेगा और इससे क्या होगा, इससे अत्यधिक बारिश होगी, तेज हवाएं चलेंगी। इसके साथ साथ क्या होगा कि कई सारी अलग अलग समुद्री परिस्थितियां यहाँ पे बनने वाली हैं। ठीक है, तो ये भी आप लोगों को, अगर आपसे ये भी पूछ लिया जाए कि जो निवार नाम दिया गया है ये कौन से देश ने इसको नाम दिया है, तो इसका नाम क्या हो जाए, ईरान ने इसका नाम दिया, क्या, निवार इसका नाम दिया है। तो ये क्या है, एक तरीके का साइक्लोन है, एक तरीके का चक्रवात है, जो आपका निवार के 25 नवंबर तक तमिलनाडु और पुडुचेरी के तट के पहुंचने की संभावना यहाँ पे जताई जा रही है। ठीक है, ये तो समझ में आ गया। तो क्वेश्चन आपसे इसे पूछा जाएगा कि अम्फान अभी कहाँ पे आया, तो बंगाल की खाड़ी आपसे पूछ सकता है। और निवार की बात हो रही है तो तमिलनाडु और पुडुचेरी के तट पे आप इसका आंसर दे सकते हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पे बात हो रही शिक्षा मंत्री के 46 ऑनलाइन अटल संकाय विकास कार्यक्रम यहाँ पे शुरू किए गए हैं। केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने अखिल भारतीय तकनीक शिक्षा AICT के जुड़े उच्च संस्थानों के शिक्षकों को प्रशिक्षित करने के लिए 46 ऑनलाइन ट्रेनिंग
एवं लर्निंग अटल अकादमी संकाय का यहाँ पे विकास कार्यक्रम FDF के रूप में शुरू किया गया है। इस FDF में नई भारतीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार 22 भारतीय राज्यों में आयोजित की जाएगी। इसके साथ साथ अगर हम इसकी और बात करते हैं तो बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड लंदन ने FDP को विश्व रिकॉर्ड के रूप में मान्यता दी, जिसके तहत 1000 ऑनलाइन FDF से 1 लाख संकाय को यहाँ पे लाभ मिलेगा। अब देखो इसके मुख्य फैक्ट की समझ लेते हैं। यहाँ पे आप लोगों को क्या याद रखना है कि यहाँ पे बात हो रही है कि जो शिक्षा मंत्री हैं कौन, शिक्षा मंत्री तो आप लोगों को पता होगा, शिक्षा मंत्री कौन है बोलो यहाँ पे, तो आपको पता है निशंक यहाँ पे हैं, ठीक है। शिक्षा मंत्री कौन है, निशंक, रमेश पोखरियाल निशंक की यहाँ पे बात हो रही है, ठीक है। तो ये फोटो में आपको दिख रहे होंगे कौन है, शिक्षा मंत्री की बात हो गई है, तो कौन है, रमेश पोखरियाल निशंक यहाँ पे शिक्षा मंत्री। इन्होंने अभी हाल ही में क्या किया है, 46 यानी कि 46 ऑनलाइन आपके जो अटल संकाय निकाय हैं इसका यहाँ पे कार्यक्रम यहाँ पे इन्होंने शुरू किया है। अब इसकी अगर बात कर लेते हैं तो यहाँ पे अगर आपसे पूछा जाए कि ये जो है ये किसके माध्यम से इसको प्रशिक्षित करने के लिए, ट्रेनिंग करने के लिए जो आपके निकाय हैं ये प्रस्तुत किए गए, तो आप लोगों को याद रखना AICTE के द्वारा क्या है, इसको एक प्रशिक्षित करने के लिए यानी कि अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा जो परिषद है उसके तहत उच्च शिक्षा से जुड़े शिक्षकों को प्रशिक्षित करने के लिए 46 मतलब क्या है, इससे जो हायर एजुकेशन में जो टीचर हैं उनको शिक्षित करने के लिए, उनको ट्रेनिंग देने के लिए क्या है 46 यहाँ पे ऑनलाइन ट्रेनिंग एंड लर्निंग कार्यक्रम यहाँ पे लॉन्च किए गए हैं। और जिसका अभी हाल ही में किसका कार्यक्रम की शुरुआत किसने की है, तो ये केंद्रीय शिक्षा मंत्री कौन है, रमेश पोखरियाल निशंक यहाँ पे, जिन्होंने इसका क्या किया, उद्घाटन यहाँ पे किया हुआ है। इसके साथ साथ अगर हम और इसकी बात करते हैं, FDP नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार 22 भारतीय राज्यों में आयोजित की जाएगी। तो अगर आपसे ये भी पूछ लिया जाए कि कितने भारतीय राज्यों में आयोजित किया जाएगा तो आंसर क्या हो जाएगा, 22 इसका आंसर यहाँ पे हो जाएगा। ये भी आप लोगों को याद रखना है। इसके साथ साथ अगर हम यहाँ पे बात करें तो जिसके तहत क्या होगा, 1000 ऑनलाइन FDF 1 लाख संख्याओं को यहाँ पे लाभ होगा। यहाँ पे बात समझ में आ गई, तो पूरी बात आप लोगों को यहाँ पे समझ में आ गई होगी कि यहाँ पे क्या 46 ऑनलाइन आपके ये किए गए। तो आपसे कई तरीके से क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जा सकते हैं, कितनी 22 भारतीय राज्यों में इसको आयोजित किया जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा यहाँ पे बात हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पे बात हो रही है, क्वेश्चन यहाँ पे है 2023 में G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा भारत यहाँ पे, ठीक है। समझ लेते जरा इस क्वेश्चन को, क्या है, भारत 2022 के बजाय 2023 में G20 सम्मेलन की मेजबानी करेगा। बस 2022 के G20 सम्मेलन मेजबानी इंडोनेशिया करेगा। G20 शिखर सम्मेलन में 2021 में इटली, 2022 में इंडोनेशिया, 2023 में भारत व 2024 में ब्राजील यहाँ पे आयोजित होगा। भारत और इंडोनेशिया के G20 मेजबानी के अपने संबंधित वर्षों का आपस में बदला, क्योंकि इंडोनेशिया 2023 में दक्षिण पूर्व एशियान की अध्यक्षता भी यहाँ पे करने वाला है। G20 अंतर्राष्ट्रीय मंच जिसने 19 देशों और इसकी यहाँ पे स्थापना 1999 में की गई। अब देखो ये क्वेश्चन मैंने आपको पिछली क्लासों में इस चीज को हमने बताया था कि आपका G20 जो शिखर सम्मेलन है यहाँ बात हो रही है किसकी, G20 शिखर सम्मेलन की यहाँ पे बात हो रही है। तो इसकी अगर हम बात करें इससे पहले यानी कि इसकी जो मेजबानी है ये 2022 में होनी थी। कब, 2022 में होनी थी, लेकिन अभी जो न्यूज निकल के आ रही है वो 2023 कर दिया गया, इसलिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो जो साथी अभी तक अपडेट नहीं हुए हैं, पुराना करंट अफेयर पढ़ के रखे हैं, तो वो साथी अपने आप को अपडेट कर लें, जिससे क्या होगा, दोनों ऑप्शन एग्जाम में दिए जाएंगे, एक तो इंडोनेशिया भी दिया होगा और भारत भी दिया होगा। तो जो साथी अपडेट नहीं हुए हैं वो इंडोनेशिया करके आएंगे। बात समझ में, क्यों, क्योंकि अब इसका क्या है, कार्यक्रम चेंज कर दिया गया। क्यों चेंज किया गया, अभी उसको हम इसी सेशन में डिस्कस करेंगे, ठीक है। समझेंगे जरा यहाँ पे। तो सबसे पहले नंबर पे यहाँ पे बात हो रही है कि G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी 2023 में कौन करेगा, ये करेगा भारत, ठीक है। अब जरा समझ लेते हैं इसको, ध्यान से समझिएगा, इसको इंपॉर्टेंट फैक्ट है और इसीलिए मैं इस क्वेश्चन को लेके आया हूं। भारत 2022 के बजाय 2022 के बजाय मतलब 2022 के बजाय G20 का जो सम्मेलन है वो 2023 में रहेगा। पहले इसका जो मेजबानी थी 2022 में होनी थी, लेकिन अब 2022 में ना होकर कब होगी, 2023 में इसकी मेजबानी कौन करेगा, भारत करेगा, ठीक है। इसके साथ साथ में हम अगर बात करें तो सबसे इसके बाद में क्या था कि 2022 के G20 सम्मेलन की मेजबानी कौन करेगा, ये इंडोनेशिया करेगा। तो अब क्या है, दोनों का चेंज हो गया है, मतलब जो 2022 की जो कर रहा था इंडिया, वो अब कौन करेगा, इंडोनेशिया करेगा, और 2023 की कौन करेगा, वो इंडोनेशिया कर रहा था, अब कौन करेगा,
भारत करेगा। तो दोनों में क्या हो गया है, चेंज हो गया। ये चेंज क्यों हो गया, अभी इसको आपको समझाएंगे। तो अगर हम यहाँ पे बात करें, ये भी आप लोगों को समझ लेना है, 2021 में कौन करेगा, तो 2021 में इटली करेगा। बात समझ में आ गई, 2021 में कौन करेगा, इटली करेगा। और 2022 में कौन करेगा, इंडोनेशिया करेगा। और 2023 में कौन करेगा, भारत करेगा। और 2024 में कौन करेगा इसकी मेजबानी, तो ब्राजील करेगा। तो मैंने आपको 2024 तक आपके जो मेजबानी करेगा ये आपके देश बता दिए यहाँ पे, ठीक है। इसी के साथ साथ अगर हम और बात करते हैं तो यहाँ पे 2023 में दक्षिण पूर्व एशियाई आसियान की अध्यक्षता भी करेगा। हो क्या रहा है कि जो इंडोनेशिया में 2023 में जो आसियान शिखर सम्मेलन होना है उसकी जो अध्यक्षता है वो इंडोनेशिया करने वाला है। तो अब सोचो एक साथ में दो चीज़ों का यहाँ पे अध्यक्षता इंडोनेशिया करता, तो उसने क्या किया है, 2023 की जो मेजबानी थी वो भारत को दे दी है और 2022 की मेजबानी अपने नाम कर ली है। समझ में आ गया। तो आप समझ में, इसका रीजन समझ में आया। तो कैसे आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, 2023 की जो आसियान शिखर सम्मेलन है उसकी मेजबानी कौन करेगा, तो उसकी मेजबानी कर रहा है इंडोनेशिया। इसी के कारण से क्या है कि 2023 की जो मेजबानी करने वाला था, G20 की मेजबानी कौन करने वाला था, ये आपका था इंडोनेशिया, वो अब भारत करेगा। ठीक है, तो पूरी बात आप लोगों को समझ में आ गई है। अगर यहाँ पे हम बात करते हैं तो G20 की बात करते हैं, अंतर्राष्ट्रीय मंच जिसमें 19 देश और यूरोपीय संघ यहाँ पे शामिल है, जिसकी स्थापना कब हुई थी, 1999 में इसकी स्थापना हुई थी। तो आई थिंक आप लोगों को पूरी बात इस क्वेश्चन से समझ में आ गई होगी कि क्या क्या आप लोगों को याद रखना है। सबसे पहले नंबर पे तो क्वेश्चन आपसे यही पूछ लिया जाएगा, G20 शिखर सम्मेलन, G20 शिखर सम्मेलन की 2023 में कौन अध्यक्षता करेगा, तो आंसर आपका इंडोनेशिया नहीं होगा, आंसर क्या होगा, भारत इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि 2023 का आसियान शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता कौन करेगा, तो इंडोनेशिया हो जाएगा। 2022 पूछे G20 की, तो आंसर क्या हो जाएगा, इंडोनेशिया हो जाएगा। तो ये भी आप लोगों को याद रखना है। और G20 की यहाँ पे बात हो रही है तो ये भी आप लोगों को पूरी तरीके से याद रखना है। ठीक है, यहाँ तक समझ में, आप लोगों को पूरी बात समझ में आ गई होगी कि आप लोगों को किस तरीके से क्वेश्चन आपको याद रखना है और क्या क्या चीज़ें आप लोगों को याद रखनी, साथ साथ में आपको प्रैक्टिस भी करनी है। और जो समझ में आ गया यहाँ तक, इसके साथ साथ में आप लोगों को पूरी बात समझ में आ गई होगी। अब थोड़ा सा यहाँ पे थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन है उसको भी साथ में समझ लेते हैं कि जो साथी इस चैनल पे बिल्कुल नए हैं वो सबसे पहले नंबर चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, सबसे पहले नंबर पे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और कमेंट करके जरूर बताएंगे कि आज का सेशन आप लोगों को कैसा लगा, क्या आपको कुछ इंप्रूव हो रहा है, जो आप चीज़ें पढ़ रहे थे पहले कि आप घिसी पिटी चीज़ों को उन्हीं को बार बार रिपीट कर रहे थे, या कुछ आपको अपडेट लेटेस्ट वर्जन यहाँ पे कुछ सीखने को मिल रहा है, ये भी आप लोग कमेंट के माध्यम से बताएंगे। और इसके साथ साथ में जो साथी, जिन साथियों को अभी तक नहीं पता है कि इस चैनल के माध्यम से आप लोगों की रेलवे NTPC की तैयारी है वो प्रॉपर तरीके से करवाई जा रही है, तो प्लेलिस्ट पूरी बनी हुई है, वहाँ से जाइएगा और वहाँ से रीजनिंग की क्लासेस आप लोग वहाँ से देखिएगा। जल्दी आप लोगों की GS और मैथ की क्लास 1 तारीख से स्टार्ट कर दी जाएगी, तो उसके लिए आप लोग परेशान मत होइएगा। अगर आप लोग साथ देते रहे तो हो सकता है आप लोगों की मैराथन क्लास भी यहाँ पे लाई जाए, तो आप लोग उसके लिए परेशान मत होइए। जैसे जैसे आपका एग्जाम आता जाएगा वैसे वैसे आप लोगों की तैयारी जो है वो प्रॉपर तरीके से करवाई जाती रहेगी। ठीक है, तो परेशान होने की जरूरत आप लोगों को नहीं है, बस आप लोगों को ऐसे ही जैसे प्यार आप लोग बनाए ऐसे ही अपना प्यार ऐसे बनाए रखिएगा। तो आप लोग अगर चाहें तो आप फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे और ट्विटर पे, और इसके बाद में आप यूट्यूब के माध्यम से आप हमें जुड़ सकते हैं, जहाँ पे आपको डेली की डेली अपडेट यहाँ से मिलती रहती है। ठीक है, यहाँ पे समझ में आ गया होगा पूरी बात। और इसके साथ में आप लोग क्या कर सकते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आप जोड़ने की यहाँ पे कोशिश भी कीजिएगा, जिससे कि क्या है कि हम जल्दी से जल्दी, जितनी जल्दी आप लोग साथियों को जोड़ेंगे उतनी जल्दी हमारा जो टारगेट है, जो हम सोच के रखे हैं, वो आपको भी तो कामयाबी मिलने के साथ साथ हम उतनी जल्दी आप लोगों को लाइव कुछ नया आप लोगों के लिए अनाउंसमेंट होने वाला है। बात समझ में आ गई। आप लोगों की जो क्लासें अब होंगी अब वो रिकॉर्डेड ना होकर लाइव होंगी, तो जितनी जल्दी आप साथियों को जोड़ेंगे, कुछ ही टारगेट से हम लोग दूर रह गए, तो ये इसका भी ध्यान रखते हुए आप लोग क्या करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा अपना प्यार बनाए रखिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़िए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को यहाँ पे शेयर कीजिए, जिससे कि और नए साथी यहाँ पे जुड़ सकें। ठीक है, आई थिंक आप लोगों को पूरी बात समझ में आ गई है। तो ठीक है, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ में। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए और इसके बाद में आप लोग खुश रहिए। ठीक है, मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।